अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे जी एमसीक्यू पार्ट वन। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे पास, एक बिहेवियरिज्म और दूसरा कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। तो इन दोनों को मिक्स करके हम देखेंगे। तो पार्ट वन में हम 15 एमसीक्यूज़ देखेंगे, उसके साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे और कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो 15 एमसीक्यूज़ के साथ साथ आप और भी बहुत से एमसीक्यूज़ कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डैश इज एन एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी दैट फोकसेस ऑन ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग हाउ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट बिहेवियर। वो कहता है कि जो ये एरिया है जो हमें ये बताता है, फोकस करता है किस पर, ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग हाउ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चेंजेस अफेक्ट आवर बिहेवियर। कि अगर आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ये कौन सी फील्ड है? ऑप्शन ए है कंडीशनिंग, ऑप्शन बी बिहेवियरिज्म, ऑप्शन सी लर्निंग, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो ये हमारे पास है जी बिहेवियरिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस इज द आइडेंटिटी ऑफ। कंडीशनड रिफ्लेक्सेस या कंडीशनल रिफ्लेक्सेस ये किसकी आइडेंटिटी है, किसने इनको दिया था, ये वाली टर्म किसने दी थी? ऑप्शन ए हमारे पास वॉटसन, ऑप्शन बी पेवलव, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो ये आइवन पेवलव की आइडेंटिटी है। इन्होंने दिए थे कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। इन्होंने जो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, उससे इन्होंने बताया था रिफ्लेक्सेस के बारे में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर बिहेवियरिज्म। किसने प्रोवाइड की थी बिहेवियरिज्म के लिए फाउंडेशन, बुनियाद किसने प्रोवाइड की थी? ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पेवलव। तो ऑप्शन डी है हमारे पास आइवन पेवलव। इन्होंने बेस फ्राहम की थी, बेस प्रोवाइड की थी टू डेवलप द स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरिज्म। इन्होंने, याद रखिएगा, बेस प्रोवाइड की थी, ये फाउंडर नहीं है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान में रखना है। फाउंडर कौन है आगे जाके देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द। वो क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है कि बिहेवियर लर्न होता है कहाँ से? सेल्फ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अदर्स, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी चाइल्डहुड। तो ये ऑप्शन सी इसका बेहतरीन आंसर, इसका ऑप्शन बनेगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से ही हम बिहेवियर को लर्न कर रहे होते हैं। अब देख लेते हैं जी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं। जो Pavlov's work with conditional reflexes was extremely influential in the field of behaviorism. His experiments demonstrate three major tenets of field of behaviorism. इन्होंने 3 पॉइंट्स बयान किए थे, 3 कॉन्सेप्ट्स दिए थे बिहेवियरिज्म के। वो देख लेते हैं कौन कौन से जिसने बहुत ही इन्फ्लुएंस किया था बिहेवियरिज्म को और एक बेस फ्राम की थी। पहला पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 1, बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से लर्न होता है, ये हमने पीछे देख लिया। द डॉग्स लर्न टू स्लाइवेट एट द साउंड ऑफ अ टोन आफ्टर देयर इन्वायरमेंट प्रेजेंटेड द टोन अलोंग विद फूड। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उससे एग्जांपल दे रहा है कि जो बिहेवियरिज्म है, जो बिहेवियर लर्न किया जाता है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट के अंदर ही वो फूड या बेल वगैरह हमने प्रोवाइड की थी, तो उससे उसने लर्न कर लिया था। बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्वेबल। यहाँ पर कह रहा है कि जो सेकंड पॉइंट है, बिहेवियर लाजमी तौर पर ऑब्जर्वेबल होगा। जो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा उसको बिहेवियर में नहीं हम काउंट करेंगे। ठीक है जी। पेवलव कंक्लूडेड दैट लर्निंग वाज टेकिंग प्लेस बिकॉज ही ऑब्जर्व्ड द डॉग्स स्लाइवेटिंग इन रिस्पॉन्स टू द साउंड ऑफ अ टोन। ये एग्जाम्पल दे रहा है अपने एक्सपेरिमेंट की। उसके बाद पॉइंट 3 है, ऑल बिहेवियर्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ फार्मूला स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जो तमाम बिहेवियर्स होते हैं ना, वो कहता है प्रोडक्ट होते हैं किसका? स्टिमुलस रिस्पॉन्स का। 2 चीज़ों का प्रोडक्ट होता है हर बिहेवियर, इसका कहना था, इसका ये मानना था। एक स्टिमुलस, एक रिस्पॉन्स। यानी कि स्टिमुलस होगा तो उसका ही कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा, उसके नतीजे में हम समझते हैं या चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ अ टोन caused no response until it was associated with the representation of food, to which the dogs naturally responded with increased saliva production। वो बता रहा है कि साउंड अकेले बजाते जाएंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर उसके साथ हम एसोसिएट कर देंगे फूड को तो वो सलाइवा क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो इससे भी ये साबित होता है, ये प्रूव होता है कि जो बिहेवियर है प्रोडक्ट होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का। ठीक है जी, 2 चीज़ों का। दीज प्रिंसिपल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म ऑन विच फ्यूचर साइंटिस्ट वुड बिल्ड। ये जो 3 प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे, पहला क्या है? बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट। दूसरा, बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्वेबल। तीसरा, ऑल बिहेवियर्स आर प्रोडक्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला। तो ये वाले 3 प्रिंसिपल्स थे जो आइवन पेवलव ने दिए थे, इनको याद रखिएगा। और इसी ने ही फाउंडेशन फ्राहम की थी बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट
बिहेवियरिज्म का फादर किसको माना जाता है? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पेवलव। तो ऑप्शन ए हमारे पास वाटसन, जेबी वाटसन को इसका फादर माना जाता है। वो कैसे, आगे जाके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डैश लर्निंग इज अ चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। किसने बोला था कि जो लर्निंग है इज अ चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के अंदर जो चेंज होता है उसको लर्निंग बोलते हैं। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पेवलव। तो ये ऑप्शन ए हमारे पास है वाटसन, इसने बोला था, जेबी वाटसन ने बोला था कि लर्निंग इज अ चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 7, वाटसन रोड साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। वाटसन ने बुक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। कब लिखी थी? 1911, 1912, 1913, 1914। 1930 1913 के अंदर ये इन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8, बिहेवियरिज्म इज गिवन अगेंस्ट द फंक्शनलिज्म। किसके अगेंस्ट दिया गया था बिहेवियरिज्म को? फंक्शनलिज्म, कॉग्निटिविज्म, उसके बाद बिहेवियरिज्म या साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस के अगेंस्ट इसको दिया गया था, साइकोएनालिसिस को रॉन्ग प्रूव करते हुए इसको दिया गया था बिहेवियरिज्म को। तो देख लेते हैं जी इसको। द रूट्स ऑफ बिहेवियरिज्म, वाटसन वाज वन ऑफ द अर्ली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट टू ब्रेक द फ्राइडियन नोशंस दैट आवर अनकॉन्शियस माइंड वाज बिहाइंड मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर। जेबी वाटसन ने इसको चैलेंज किया था और कहा था कि ये अनकॉन्शियस नहीं होता बिहेवियर के पीछे, ठीक है जी, जबकि फ्राइड कहता था हमारा अनकॉन्शियस ही होता है बिहेवियर के पीछे। दीज आइडियाज वर क्विकली गेनिंग एक्सेप्टेंस अमंग साइकोलॉजिस्ट इन यूरोप एंड लेटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसको बहुत पजीराई मिली थी। Watson made his most memorable declaration against Freud's theory at a lecture he delivered in 1913 at Columbia University titled Psychology as the Behaviorist Views It। इसको लेक्चर के तौर पर भी जाना जाता है, याद रखिएगा। 1913 के अंदर इन्होंने दिया था Psychology as the Behaviorist Views It, ये इनकी राइटिंग भी है। This lecture established Watson as a pioneer of a new school of thought that would later become known as behaviorism। इसी लेक्चर ने उनको पाइनियर साबित किया था बिहेवियरिज्म का, फाउंडर साबित किया था बिहेवियरिज्म का। तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि किसने दिया था, कब दिया था, कौन सा लेक्चर वजह बनी थी, उस लेक्चर का नाम या उस बुक का नाम या उस आर्टिकल का नाम क्या था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाइनियर ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पेवलव। तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था थॉर्नडाइक। इन्होंने और भी लॉज दिए थे, वो आगे जाके हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, थॉर्नडाइक रोट एजुकेशनल साइकोलॉजी इन। थॉर्नडाइक ने एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक लिखी थी, कब लिखी थी? 1901, 1903, 1905, 1907। तो ऑप्शन बी है हमारे पास 1903, 1903 के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी पे इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी था। और याद रखिएगा ये फाउंडर भी हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, थॉर्नडाइक। देख लेते हैं जी कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? बिहेवियर्स दैट लीड टू सेटिस्फाइंग आउटकम आर लाइकली टू बी रिपीटेड, वेयर एज बिहेवियर्स दैट लीड टू अनडिजायर्ड आउटकम्स आर लेस लाइकली टू ऑकर। यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या होगा, आपको उससे नाम से ही पता चल रहा है, इफेक्ट का मतलब असर होना। अगर कोई काम करने के बाद उसका जो इफेक्ट अच्छा होगा, असर उसका अच्छा होगा या उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो वो बिहेवियर रिपीट होता है। अगर वो अच्छा इफेक्ट नहीं होता, सज़ा मिलती है या इफेक्ट सही नहीं होता, सेटिस्फैक्टरीली नहीं होता, तो वो जो बिहेवियर है दोबारा से नहीं रिस्पॉन्स नहीं आता, वो बिहेवियर दोबारा से नहीं होता। ठीक है जी, दोबारा से बता रहा हूँ कि वो वाला बिहेवियर जिसका इफेक्ट अच्छा होता है, जिसका रिजल्ट अच्छा निकलता है, वो दोबारा भी उसके चांसेस होते हैं कि रिपीट हो बिहेवियर। ठीक है, अगर वो बिहेवियर जिसका इफेक्ट अच्छा नहीं होगा, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, वो बिहेवियर दोबारा से नहीं होता। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि अगर हम बच्चे को किसी काम के करने पर शाबाश देंगे तो वो दोबारा से वो काम करेगा। ठीक है, अगर किसी काम पर उसको पनिशमेंट देंगे तो वो दोबारा से काम नहीं करेगा। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है। उसके बाद है जी नीचे, थॉर्नडाइक फाउंडर द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इनको फाउंडर बोला जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, एंड रोट वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स ऑन द सब्जेक्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी इन 1903। ये इन्होंने बुक लिखी थी 1930 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, थॉर्नडाइक गेव प्राइमरी लॉज। थॉर्नडाइक ने कितने प्राइमरी लॉज दिए थे? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी हमारे पास 3 लॉज दिए थे इन्होंने। ठीक है जी, इनको लॉज ऑफ लर्निंग भी बोला जाता, थॉर्नडाइक ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ रेडिकल बिहेवियरिज्म। रेडिकल बिहेवियरिज्म का आइडिया किसने दिया था, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पेवलव। तो ये स्किनर, बी एफ स्किनर ने इंट्रोड्यूस करवाया था आइडिया ऑफ रेडिकल बिहेवियरिज्म। ये लॉज हैं जी जो पीछे हमने पढ़े हैं, दोनों लॉज दे दिए मैंने, प्राइमरी लॉज भी और सेकेंडरी लॉज भी।
प्राइमरी लॉज कौन से? 3 है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। और सेकेंडरी लॉज हैं प्राइमेसी, इंटेंसिटी, रिसेंसी या फ्रीडम। और इनको याद करने का तरीका भी मैंने बताया है, इसको आप इस तरह से याद शॉर्ट फॉर्म इसकी बना सकते हैं, फ्री पायर, PIR, पायर पढ़ लें या पीर पढ़ लें, ठीक है, फ्री पायर पढ़ लें, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हो। F से क्या है हमारे पास? फ्रीडम, R से रिसेंसी, E से क्या है? एक्सरसाइज, E से इफेक्ट, P से प्राइमेसी, I से इंटेंसिटी, R से रिसेंसी। तो फ्री पायर के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। 3 प्राइमरी लॉज हैं, 4 सेकेंडरी लॉज हैं लर्निंग के। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। स्किनर पब्लिश द डैश बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉरी, स्किनर पब्लिश्ड द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्किनर ने बुक पब्लिश की थी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कब की थी? 1935, 1938, 1939 या 1940? ऑप्शन बी है हमारे पास, 1938 के अंदर इन्होंने पब्लिश की थी। कि इन्होंने BF स्किनर ने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14। डैश इज रिमूविंग अ पॉजिटिव स्टिमुलस टू डिस्करेज बिहेवियर। पॉजिटिव स्टिमुलस, वो कहता है कि डैश इज रिमूविंग अ पॉजिटिव स्टिमुलस, पॉजिटिव स्टिमुलस को हम रिमूव कर देते हैं, किसको? बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए, बिहेवियर को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। तो ये क्या कहलाता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। ये क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव पनिशमेंट होगा। ऑप्शन डी हमारे पास है नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है जी। जब बिहेवियर को डिस्करेज करने की या कम करने की या रिमूव करने की बात आएगी तो याद रखिएगा हमेशा पनिशमेंट की बात आएगी। जब बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने की बात आएगी तो रीइंफोर्समेंट की बात आएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, इसका थोड़ा सा जो देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। हमारे पास पीछे 2-3 चीजें थी। इन 1938 स्किनर पब्लिश द बुक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ बुक दैट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसी बुक के अंदर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बताए गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देयर एप्लीकेशन टू ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। कोर कॉन्सेप्ट है इसका रिलेशनशिप बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, सिमिलर टू थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, रिलेशनशिप होता है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के दरमियान में, और किससे सिमिलर था? ये थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से था, ठीक है जी। रिवार्डेड बिहेवियर्स आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड, जिन बिहेवियर्स को रिवार्ड किया जाएगा वो दोबारा से रिपीट होते हैं, वाइल जिनको पनिश किया जाता है वो रिपीट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डैश रीइंफोर्समेंट इज अप्लाइड व्हेन द लर्नर receives reinforcement after the behavior occurs a set number of times। ये कहते हैं कि डैश reinforcement is applied, अप्लाई की जाएगी when the learner receives reinforcement after the behaviors occurs a set number of times। ये reinforcement हम देंगे किसके अंदर? ये reinforcement देंगे अगर वो एक खास नंबर तक कोई भी बिहेवियर शो करता है। अगर वो खास नंबर तक कोई बिहेवियर शो करता है तो हम क्या करेंगे? उसको रीइंफोर्समेंट दे देंगे। तो ये क्या होगा हमारे पास? फिक्स्ड रेशो होगा, फिक्स्ड रेशो। ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट के कुछ स्केड्यूल्स हैं जिनमें हम कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पहला जो है हमारे पास फिक्स रेशो है, इसमें ये होता है कि अगर एक खास नंबर तक, एक खास नंबर में वो बिहेवियर देगा, यानी कि 4 दफ़ा बिहेवियर शो करेगा तो उसको हम रीइंफोर्समेंट दे देंगे। और वेरिएबल रेशो के अंदर हम कोई बिहेवियर जो नंबर है वो फिक्स नहीं करते, किसी 2 दफ़ा कर लिया फिर भी दे देंगे, कभी 4 दफ़ा किए फिर देंगे, कभी 3 दफ़ा वो बिहेवियर शो करेगा तो फिर दे देंगे। वेरिएबल इंटरवल के अंदर हम टाइम फिक्स कर लेते हैं कि इतने टाइम, वेरिएबल इंटरवल के अंदर हम टाइम फिक्स करते हैं, फिक्स्ड इंटरवल के अंदर हम एक मखसूस टाइम, एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, जबकि वेरिएबल के अंदर हम उसको वेरी करते रहते हैं, यानी कि कभी कितने टाइम पे दे दिया, कभी कितने टाइम पे दे दिया। तो हमारे पास कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं रीइंफोर्समेंट के। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब रीइंफोर्समेंट की बात आएगी तो बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने की, इनकरेज करने की बात आएगी, याद रखिएगा। जब पनिशमेंट की बात आएगी तो बिहेवियर को डिस्करेज या वीकन करने की बात आएगी या खत्म करने की बात आएगी, ठीक है जी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर कुछ ऐड कर दिया जाता है, पॉजिटिव की बात आएगी तो कुछ ऐड किया जाएगा, जब नेगेटिव की बात आएगी तो कुछ रिमूव किया जाएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। हाँ, जैसे कि पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव स्टिमुलस ऐड किया जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर रिमूव एन एक्टिव स्टिमुलस, और एक्टिव अवॉइडेंस के अंदर हम अवॉइड करते हैं। उसके बाद पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर इज एडिंग अ नेगेटिव स्टिमुलस, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर रिमूविंग अ पॉजिटिव स्टिमुलस टू डिस्करेज बिहेवियर। तो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगली वीडियोस भी आनी है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आना है। तो इसके साथ साथ कमेंट और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।